नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम नंदलाल है। तो चलिए अब यह कहानी नंदलाल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नंदलाल है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। उम्र कोई 26-27 के आसपास होगी। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मेरा काम है एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना। अब जिंदगी में जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना हो और घर की जिम्मेदारी हो तो ट्रक चलाना ही सबसे बेहतर लगता है। मैं कई सालों से इस लाइन में हूं। सुबह शाम, सर्दी गर्मी, दिन रात, हर वक्त मैंने सड़कों को ही देखा है। और मैं कहूं तो सड़कों ने भी मुझे कभी पराया नहीं समझा। लेकिन वो जो रात थी ना, उस रात ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ उस एक फोन कॉल से। उस दिन शाम के कोई 6 बजे होंगे। मैं गांव में अपने घर के सामने चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था। मेरे छोटे भाई सरजू ने मेरी ट्रक की चाबी लेकर खेलने की जिद कर रखी थी और मां रसोई से आवाज लगा रही थी कि अंधेरा हो रहा है, नहा ले। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आया। नंदा, जरा सुन, कल सुबह सुबह रायपुर की एक फैक्ट्री में माल डिलीवर करना है। माल तैयार है, रात में ही निकलना होगा, मालिक ने कहा। अब मालिक का फोन आए और मैं मना कर दूं, यह तो हो ही नहीं सकता। मैंने ठीक है कहा और फोन काट दिया। मैंने मां को आवाज दी, अम्मा मुझे फिर से जाना होगा, आज रात ही निकलना है। मां ने आह भरते हुए कहा, कमाई भी जरूरी है बेटा, लेकिन तू दिन ब दिन घर में रहना भूल गया है। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अंदर जाकर अपना छोटा सा बैग तैयार किया। 2 जोड़ी कपड़े, टॉवल, शेविंग किट और मोबाइल चार्जर, यही सब होता है हमारे साथ सफर में। रात के करीब 8 बजे मैं ट्रक लेकर गांव से निकल पड़ा। ट्रक में चावल के बोरे लदे थे, कुल मिलाकर 12 टन का माल। रास्ता कोई 400 किलोमीटर से ज्यादा का था, मतलब अगले दिन सुबह तक पहुंचना जरूरी था। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया, गियर डाला और धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क से निकलकर हाईवे की ओर चल पड़ा। गांव पीछे छूटता जा रहा था और सामने एक लंबा सफर मेरा इंतजार कर रहा था। अब चूंकि रात का समय था तो ट्रैफिक भी कम था, मौसम हल्का ठंडा था। मैंने रेडियो ऑन किया, कोई पुराना गाना चल रहा था, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। मैं मुस्कुराया, कितना सटीक गाना था। करीब 1.25 घंटे बाद मैं नेशनल हाईवे पर आ चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से रास्ता साफ दिख रहा था। मैं अब अंबिकापुर से होते हुए बिलासपुर की तरफ बढ़ रहा था। घड़ी में देखा, रात के 9:15 हो रहे थे। तभी मुझे कुछ दूर पर सड़क किनारे एक आकृति दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कोई खंभा या झाड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे पास आया मुझे समझ आया कि वो कोई लड़की थी। हाँ, एक लड़की, साड़ी में, अकेली। इतनी रात को उस सुनसान हाईवे पर एक लड़की अकेली, ये बात मुझे खटक गई। मैंने ट्रक धीरे किया और पास जाकर देखा। वो लड़की कोई 22-23 साल की होगी। लाल साड़ी पहने हुए, आंखों के नीचे काजल फैला था और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैंने ट्रक किनारे लगाया और नीचे उतरकर उसके पास गया। बहन जी, आप यहां अकेले क्या कर रही हैं? ठीक तो है ना? मैंने पूछा। वो घबराई सी दिख रही थी। बोली, भैया मैं रायपुर जा रही थी, लेकिन मेरा पर्स चोरी हो गया। मेरे पास अब ना पैसे हैं और ना फोन। बहुत देर से खड़ी हूं, कोई नहीं रुका। मैंने इधर उधर देखा। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जा रही थी। मैं खुद रायपुर जा रहा हूं, अगर चाहें तो बैठ सकती हैं। रास्ते में कहीं चौराहे या शहर में छोड़ दूंगा, मैंने कहा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बैठ जाती हूं, बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। वो ट्रक में चढ़ गई। मैं भी अपनी सीट पर आया और ट्रक दोबारा चल पड़ा। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ रेडियो की आवाज और ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने बात शुरू की, आपका नाम क्या है? वो बोली, रूपा। मैं नंदलाल, नंदू भी कहते हैं लोग। वो हल्के से मुस्कुराई। मैं नजरें फेर लेता, कुछ तो था उसकी आंखों में,
कुछ ऐसा जो अजीब लग रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को टोका, नंदू, लड़की थकी हुई है, मत सोच ज्यादा। तभी उसने मुझसे पूछा, आप शादीशुदा हैं? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, लेकिन अम्मा बाबूजी ढूंढ रहे हैं लड़की। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आपके घर में कौन कौन है? माँ, पापा, छोटा भाई सरजू और एक बहन नबिता। वो कुछ नहीं बोली, बस बाहर देखने लगी। ट्रक की खिड़की से बाहर अंधेरा पसरा हुआ था। करीब 1 घंटा और बीत गया। अब रात के 10:30 चुके थे। तभी सामने एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा, चलिए थोड़ी चाय पी लेते हैं, नींद आ रही है। वो थोड़ी झिझकी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलिए। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया और हम दोनों ढाबे पर उतर गए। मैंने वेटर को आवाज दी, भाई 2 चाय और कुछ समोसे ले आओ। रूपा बोली, मुझे कुछ भारी खाना है। मैं थोड़ा चौंका, इतनी रात को? मैंने पूछा, क्या खाना चाहोगी? अगर मीट मिल जाए तो अच्छा लगेगा, उसने कहा। वेटर ने कहा, हाँ मैडम, मटन मिल जाएगा। तो मटन ही लाओ, चावल के साथ। मैंने हल्के से सिर हिलाया और मन में सोचा, शायद बहुत भूखी है। जब खाना आया तो रूपा ने जैसे टूट कर खाना शुरू किया, मतलब ऐसे जैसे कई दिनों से भूखी हो। उसका खाना खाने का ढंग अजीब था, जैसे वो मांस को चबा नहीं रही थी, नोच रही थी। मैंने नजरें फेर ली। खाना खत्म होते ही हम दोनों वापस ट्रक में आकर बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ा। रास्ता अब और सुनसान हो गया था, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही दृश्य घूम रहा था। रूपा का वो खाना खाने का तरीका और उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थी। मैंने खुद को संभाला, नंदू दिमाग मत खराब कर, लड़की है, भूखी रही होगी, बात खत्म। पर सच कहूं तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सब कुछ अब शुरू होने वाला था। मैं ट्रक चला रहा था और रूपा मेरे बगल में चुपचाप बैठी थी। ढाबे से लौटे हमें लगभग आधा घंटा हो चुका था। सड़क अब और सुनसान हो चली थी। इक्का दुक्का ट्रक और गाड़ियां ही निकल रही थीं, वो भी लंबी दूरी की। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी वीराने से गुजर रहे हों। रात गहराती जा रही थी और हवा में अब ठंड घुलने लगी थी। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा चढ़ा लिया। रेडियो अब धीमे धीमे पुराने गाने बजा रहा था, लेकिन अब मेरा ध्यान वहां नहीं था। मेरा ध्यान था रूपा पर। वो अब भी चुपचाप बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ, लेकिन आंखें अब भी भारी लग रही थीं। मुझे अब तक याद था कि ढाबे पर उसने किस तरह से मटन खाया था, जैसे भूखा जानवर किसी शिकार को चीर रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, नींद आ रही है क्या? वो बोली, नहीं, नींद तो अब जैसे सालों से नहीं आई। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? वो कुछ नहीं बोली, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। अब मैं और कुछ नहीं बोला। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। करीब आधा घंटा और बीता। अब हम जंगल वाले इलाके से गुजर रहे थे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और एकदम अंधेरा। सड़क पर लाइट की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तभी ट्रक के सामने से एक कुत्ता दौड़कर निकला। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक की चिर्रर की आवाज गूंज गई। क्या हुआ? रूपा चौंक गई। कुछ नहीं, कुत्ता था शायद। मैंने ट्रक को दोबारा चालू किया, लेकिन उसी समय मेरी नजर पीछे के साइड मिरर पर पड़ी और मेरा कलेजा कांप गया। पीछे की सड़क पर कुत्तों का एक झुंड खड़ा था। सब एकटक ट्रक की ओर देख रहे थे और फिर अचानक वो सब भौंकने लगे, तेज, बहुत तेज। मैंने घबराकर शीशा ऊपर कर लिया। क्या हुआ? रूपा ने पूछा। कुछ नहीं, बस कुत्ते हैं पीछे, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज खुद ही कांप रही थी। वो शांत रही और फिर धीरे से बोली, कुत्ते कई बार वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख सकते। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी नजर अब भी सामने थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब केवल ट्रक के इंजन की आवाज थी और पीछे से आती कुत्तों की हल्की गूंज। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। ट्रक चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ हिलने लगा था। मैं जितना नजरें सड़क पर रखने की कोशिश करता, उतना ही ध्यान उसका चेहरा खींच लेता। रूपा, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा घर मतलब परिवार? वो बोली, अब कोई नहीं है। माँ बाप बहुत पहले गुजर गए, फिर रिश्तेदारों के बीच भटकती रही, किसी को परवाह नहीं थी। फिर मैंने सब छोड़ दिया, अकेली जीना सीख लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा देखने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी आंखें अब भी गीली थीं, चेहरे पर थकान और भीतर से जैसे कुछ टूटा हुआ। फिर अचानक
ट्रक का एक टायर धड़ाक से उछला। हरामखोर! मैंने झटके से ट्रक रोका। ट्रक साइड में झुका हुआ था। मैं नीचे उतरा, देखा बाएं तरफ का पिछला टायर फट चुका था। कहां फटा? रूपा भी नीचे आई। बैक वाला टायर। मैंने टूल्स निकाले और टायर बदलने लगा। अब अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में रात के 12:30 बजे जंगल के पास एक लड़की और एक ट्रक ड्राइवर खड़े थे। कभी कभी हवा में सरसराहट होती और कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई देती। रूपा चुपचाप मेरी मदद करने लगी। करीब 25 से 30 मिनट लगे और टायर बदल गया। मैंने हाथ पोंछते हुए कहा, तुम अंदर बैठो, ठंड है। नहीं, मैं ठीक हूं, उसने कहा। हम वापस ट्रक में बैठे। मैंने एक लंबी सांस ली और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। सड़क अब और भी खाली हो चुकी थी। अचानक कुछ आगे जाकर एक महिला का अक्स सड़क पर दिखा, बहुत धीमी, सफेद साड़ी में। पर जैसे ही ट्रक की हेडलाइट उसकी ओर पड़ी, वो गायब हो गया। मैंने ब्रेक मारा। रूपा बोली, क्या हुआ? मैंने कोई औरत देखी थी, शायद वहम था। रूपा कुछ नहीं बोली। अब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। कुछ था इस सफर में, कुछ अजीब, कुछ उलझा हुआ। तभी रूपा बोली, नंदलाल, अगर कोई लड़की किसी को पसंद करने लगे और वो उसे अपना ले तो क्या समाज उसे स्वीकार करता है? मैंने कहा, अगर मन साफ हो और मर्जी से हो तो समाज क्या बिगाड़ लेगा? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मेरी ओर देखा, एक नजर बहुत गहरी, और फिर धीरे से मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान, मैं क्या कहूं, उसमें प्यार कम और रहस्य ज्यादा था। अब हम रायपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर थे। मैं थकने लगा था, लेकिन उसका साथ जैसे नींद को भी दूर रखे था। रूपा अब थोड़ा रिलैक्स दिख रही थी। उसने अपने बाल ठीक किए। उसका चेहरा पहले से शांत था। तभी उसने कहा, नंदू, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मैंने कहा, बोलो। वो बोली, एक वादा चाहिए कि तुम कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें एक अलग ही चमक थी, डराने वाली नहीं, लेकिन किसी तरह की खामोश मांग थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने किससे और क्या वादा कर दिया। हम रायपुर की सीमा में दाखिल हो रहे थे और ठीक तभी पीछे से फिर वही कुत्तों का झुंड भौंकते हुए, लेकिन इस बार वो ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। रायपुर की सीमा में घुसते हुए जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। पीछे से 5-6 कुत्ते ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे, तेज रफ्तार में और भौंकते हुए। ऐसा नहीं था कि पहले कभी कुत्ते ट्रक के पीछे नहीं दौड़े, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। इतनी रात को और इतने सुनसान हाईवे पर कुत्तों का इस तरह पीछा करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शीशा ऊपर किया और ध्यान वापस सड़क पर लगाया। रूपा चुप थी, लेकिन उसकी आंखें अब मेरी ओर नहीं, सीधे सामने देख रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, न डर न घबराहट, जैसे उसे पता था कि यह सब होगा। मैंने धीरे से कहा, लगता है रायपुर आ ही गया। अब बताओ, तुम्हें कहां उतरना है? रूपा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? मतलब मैं किसी से मिलने या किसी रिश्तेदार के पास नहीं जा रही थी। मैंने ट्रक धीरे किया। तो फिर तुम रायपुर क्यों आ रही थी? रूपा ने मेरी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई पुराना जख्म उसमें से झांक रहा हो। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहीं जाना नहीं है और अब मैं जहां हूं वही मेरा ठिकाना है। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया और शांत होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोली, नंदू, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। मैंने सिर हिलाया। हां, किया था, लेकिन तो फिर बात खत्म, उसने कहा और मुस्कुरा दी। पर तुम्हारे घर वाले, समाज, क्या फर्क पड़ता है नंदू? अगर तुम मेरे साथ हो तो बाकी सब संभाल लेंगे ना। उसकी बातों में कोई मासूमियत नहीं थी। अब जो चीज दिख रही थी वो एक ठहराव था, जैसे वो पहले से तय करके बैठी हो कि उसे क्या करना है। मैंने कुछ नहीं कहा। फैक्ट्री के पास पहुंचकर मैंने ट्रक रोका और चौकीदार को चाबी दी। वहां का एक आदमी लोडिंग की तैयारी में लग गया। मैंने कहा, देखिए, मैं यहीं रुकता हूं थोड़ी देर। रूपा ने मुझे देखा। अब क्या? घर चलते हैं, गांव। तुम मुझे ले चलोगे अपने साथ? हां। वो फिर मुस्कुराई और इस बार उसकी मुस्कान में एक सुकून था। हम गांव लौट आए। करीब दोपहर के 3 बज रहे थे जब हम घर पहुंचे। गांव के बाहर ही मैं ट्रक से उतरा और उसे घर की ओर पैदल ले चला। रास्ते में जो भी मिल रहा था वो घूर कर देख रहा था, खासकर रूपा को।
गांव में बिना शादी किए लड़की को साथ लाना आसान बात नहीं थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मां दरवाजे पर खड़ी थी। अरे नंदू, ये कौन लड़की है? उन्होंने फौरन पूछा। मैंने कहा, मां, ये रूपा है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। मां एकदम तमतमा गई। शादी करना चाहता है? तू पागल हो गया है क्या? कौन है, कहां से आई है, कौन जात बिरादरी की है, कुछ भी नहीं मालूम। पिताजी अंदर से निकले, उन्होंने भी वही सवाल पूछे। रूपा चुपचाप खड़ी रही, न कोई जवाब, न कोई घबराहट। फिर मैंने मां को एक झूठी कहानी सुनाई। मां, मैं इसे पिछले 6 महीने से जानता हूं। दिल्ली में मिली थी। इसके मां बाप नहीं हैं। इसके रिश्तेदार जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे किसी शराबी से, इसीलिए मैंने इसे ले आया। और अब मैं शादी करूंगा इससे, चाहे कुछ भी हो जाए। मां गुस्से में थी, लेकिन शायद मेरे हठ के सामने चुप हो गई। और जब पिताजी ने कहा, जो करना है जल्दी करो, गांव में बातें उड़ने लगी हैं, तब आनन फानन में पंडित बुलाया गया और एक सादी सी रस्म करके हम दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद का पहला दिन, रूपा ने जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली थी। सुबह सबसे पहले उठकर घर साफ करना, फिर खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, सब खुद करती थी। मां थोड़ी कड़वाहट के साथ बात करती थी, लेकिन रूपा हर बात को चुपचाप सुनती। सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आने लगा था। और हैरानी की बात यह थी कि अब घर में मांसाहार बनने लगा। हमारे यहाँ कभी मांस नहीं बनता था, हम सब शाकाहारी थे। पर अब मां और पिताजी दोनों मांस खाने लगे थे, और वो भी रोज, बहन नविता भी। और मजे की बात यह कि सबको वो खाना इतना स्वादिष्ट लगने लगा था कि कोई कुछ और खाना ही नहीं चाहता था। मैंने एक दिन मां से पूछा, मां, मांस आपने तो कभी ये सब खाया ही नहीं। मां बोली, अब तो बहू बनाती है, कैसे ना खाएं, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। धीरे धीरे घर में बहुत कुछ बदलने लगा। मंदिर में अब दिया जलाना बंद हो गया था। मां जो रोज सुबह शाम पूजा करती थी, अब कहने लगी थी, भगवान तो मन में होता है, ये सब दिखावा है। बहन नविता जो कभी हंसी खुशी रहती थी, अब चुप चुप रहने लगी थी। पिताजी दिन भर घर में ही रहते और अब मोहल्ले के लोगों से भी मिलना बंद हो गया था। रूपा सब संभाल रही थी, एक आदर्श बहू की तरह। लेकिन मुझे ये आदर्श कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगने लगा था। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा था, रूपा बगल में थी। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़की से हल्की सी चांदनी आ रही थी। अचानक मुझे फिर वही तेज बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने चौंक कर आंखें खोली। ये बदबू कहां से आ रही है? मैंने पूछा। रूपा बोली, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, शायद कोई जानवर मर गया हो पास में। मैंने खिड़की से बाहर झांका, कुछ नहीं था, लेकिन मन में एक सवाल उभरा, ये बदबू क्यों सिर्फ मुझे महसूस हो रही है? अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा कि घर का दीपक बुझा हुआ था और सामने की मूर्ति पर सिंदूर नहीं था। मां से पूछा तो बोली, अब पूजा करने का मन नहीं होता बेटा, पता नहीं क्यों। और फिर उसी शाम मेरी बहन नविता बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, खून की बहुत कमी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर धीरे धीरे सूख रहा हो। मैं चौंका, खून की कमी, वो भी अचानक? डॉक्टर ने कहा था कि नविता के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई है। ये बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। अच्छा, खाती पीती लड़की है, कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर खून की इतनी कमी कैसे? मैंने डॉक्टर से पूछा था। वो बोला, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां शरीर अंदर ही अंदर खून खींच लेता है। किसी तरह की अंदरूनी कमजोरी हो सकती है, या कुछ और? कुछ और? मैंने पूछा। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, कुछ बातें साइंस से नहीं, समझ से जुड़ी होती हैं। मैं चुपचाप वापस घर लौट आया। घर का माहौल अब एकदम अलग हो गया था। जहां कभी मां पूजा करती थी, अब वो अक्सर अपने कमरे में बैठी रहती थी, बिना कुछ बोले। पिताजी कभी बाहर मोहल्ले में बैठते थे, अब घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। नविता जो पहले बहुत बातें करती थी, अब चुप रहने लगी थी। रूपा वही की वही थी, उतनी ही शांत, उतनी ही परफेक्ट। सबका ख्याल रखती, खाना बनाती, सबको दवा देती, घर साफ करती। लेकिन अब उसकी ये परफेक्ट वाली बात मुझे खटकने लगी थी। कोई इंसान इतना एकदम कैसे हो सकता है? एक शाम मैं अपने कमरे में बैठा कुछ कागज ढूंढ रहा था, ट्रक के बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस के। तभी मेरी नजर बिस्तर के नीचे पड़ी एक लाल रंग की थैली पर पड़ी। थैली हल्के से खुली थी, उसके अंदर कुछ कपड़े जैसे नजर आ रहे थे। मैंने उसे खींच कर बाहर निकाला। वो थैली हल्के हल्के एक अजीब सी खुशबू छोड़ रही थी। कोई मर्दाना परफ्यूम नहीं,
लेकिन कुछ ऐसा जो भीतर तक चुभ जाए। जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, बाहर से आवाज आई, क्या कर रहे हो आप? मैं चौंक गया। पीछे मुड़ा तो देखा रूपा खड़ी थी। कुछ नहीं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, मैंने झूठ बोला। वो धीरे से आई और एक अलमारी से बक्सा निकालकर उसमें से मेरा लाइसेंस निकाल लाई। मैंने रखा था इसमें। आपको याद नहीं रहता कुछ भी? उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने हां में सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर अब भी उस लाल थैली पर थी जो वो जल्दी से खींच कर ले जा चुकी थी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लगी थी। मैं उठकर पानी पीने रसोई की ओर गया, लेकिन जैसे ही रसोई में कदम रखा, मेरी सांस अटक गई। वहां फर्श पर एक कटा हुआ कुत्ते का सिर पड़ा था और बगल में उसका धड़, और रूपा अपने घुटनों पर बैठी उसके पेट से मांस नोच नोच कर खा रही थी। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैं चीख भी नहीं पाया। मेरे पैर पीछे हटे और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। खिड़की से हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। मैंने देखा रूपा पास ही बैठी थी। बोली, क्या हुआ था रात को? आप ठीक है ना? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। रात को तुम रसोई में थी? वो मुस्कुराई। हाँ, भूख लग रही थी तो मिठाई खा ली थी। शायद आप मुझे ढूंढते हुए आ गए होंगे और गिर पड़े। मैं घबरा गई थी। मिठाई? हाँ, पूरी की पूरी 1 किलो मिठाई खा ली। अब प्रेगनेंसी में मीठा खाने का मन होता है ना? क्या? हाँ नंदू, मैं मां बनने वाली हूं। मैं चुप हो गया। एक पल को जो डर और शक मेरे अंदर था, वो बाप बनने की खबर सुनते ही जैसे गायब हो गया। रूपा मुस्कुरा रही थी और मैं उसे देखकर बस इतना ही सोच पाया, क्या वाकई कल रात जो देखा वो सपना था? लेकिन उस दिन शाम को जब नविता की तबीयत दोबारा बिगड़ी और डॉक्टर ने फिर कहा खून की मात्रा पहले से भी कम है, तब मेरे अंदर फिर वही डर जागा। क्या रूपा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने ही शक पर शर्मिंदा हो गया, पर अब मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने पंडित गिरिराज को बुलाया, गांव के सबसे पुराने पुजारी। उन्होंने घर देखा। अंदर घुसते ही बोले, बेटा, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। यहां कोई नकारात्मक शक्ति है और वो धीरे धीरे सब पर हावी हो रही है। मैंने कहा, क्या करना होगा? हवन करना होगा, जितनी जल्दी हो सके। पंडित गिरिराज ने कहा था कि घर में हवन करना जरूरी है। मैंने तुरंत मां से बात की। हवन करना है? क्यों बेटा, अब ये सब क्यों? मां ने पहली बार विरोध नहीं किया, लेकिन आवाज में अनमना भाव था। बस यूं ही अम्मा, घर में थोड़ी नकारात्मकता लग रही है। नविता की तबीयत भी। मैंने धीरे से कहा। पिताजी कुछ नहीं बोले। रूपा वहीं बैठी थी, चुपचाप, चेहरे पर ना कोई चिंता ना कोई उलझन। मैंने देखा उसकी आंखें दीवार के कोने पर टिकी थी, जैसे वो किसी और चीज पर ध्यान दे रही हो। अगले दिन सुबह पंडित गिरिराज आ गए। उनके साथ 2 और लोग थे, हवन सामग्री लेकर। घर के आंगन में एक चौक बनाया गया। चारों ओर आम के पत्ते, गोबर से लिपी जमीन और बीच में हवन कुंड। मैंने देखा पिताजी वहां नहीं थे। मैंने मां से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? कहाँ होंगे, कमरे में ही होंगे। आजकल ज्यादा किसी से बोलते भी तो नहीं। मां ने धीरे से कहा। मैं गया और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पिताजी अंदर बैठे थे, पर आंखें बंद और चेहरा तना हुआ, जैसे कोई ध्यान में हो। बाबूजी, हवन है, आइए नीचे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाबूजी, अब उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थीं। हवन वगैरह मत कर, अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा और फिर आंखें बंद कर ली। मैं सन्न रह गया। मैं दोबारा नीचे आया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। गूंजने लगे घर में वैदिक शब्द। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, हवाएं भी चलने लगीं और तभी पिताजी बाहर आए। आते ही उन्होंने बिना कुछ कहे पंडित के हाथ से जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा छीना और सारा हवन सामग्री हवा में उछाल दी। बस कर दो ये सब, ये ढोंग मत फैलाओ मेरे घर में। उनकी आवाज एकदम बदल चुकी थी। वो किसी और इंसान की तरह बोल रहे थे। पंडित जी पीछे हटे। रूपा अब तक चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान मैं साफ देख पा रहा था। पंडित जी ने धीरे से कहा, नंदू बेटा, ये आदमी अब तेरे पिता नहीं रहा। इस पर कुछ साया है और बहुत शक्तिशाली है। मैंने किसी से सलाह की। एक पुराने जानने वाले ने बताया कि पास के ही गांव में एक तांत्रिक है, बलेसर नाथ, बहुत ताकतवर है। मैं उससे मिलने चला गया। सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र
और बगल में बैठा एक काला मुर्गा, तांत्रिक बलेसरनाथ। मैंने पूरी कहानी सुनाई। नविता की तबीयत, कुत्तों का पीछा करना, रात में अजीब घटनाएं, लाल थैली और अब पिताजी का व्यवहार। बलेसरनाथ कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तेरे घर में कोई है जो इंसान नहीं है। उसने सबको अपने वश में कर लिया है और वो खुद को सबसे मासूम दिखा रही है। कौन? मैंने पूछा। जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है वही है जो सबका नाश कर रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अगले दिन मैं पिताजी को बहाने से खेत देखने ले गया। वहीं तांत्रिक और उसके लोग आ पहुंचे। पिताजी को पकड़ना मुश्किल था। उनमें एक जानवर जैसी ताकत आ गई थी। किसी तरह हमने उन्हें एक नीम के पेड़ से बांधा। बलेसरनाथ मंत्र पढ़ने लगा। पिताजी की आंखें लाल हो चुकी थीं और वे अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, जैसे 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हों। फिर एक जोरदार चीख के साथ उनका शरीर झटका खा गया और फिर एकदम शांति। पिताजी बेहोश हो चुके थे। बलेसरनाथ बोला, इनके ऊपर एक प्रेत था, लेकिन कोई आम आत्मा नहीं थी। ये चुड़ैल का भेजा हुआ साथी था। अब? मैंने पूछा। अब खतरा टल गया इनके लिए, लेकिन घर में और भी हैं जिनके अंदर अब भी वो साया है। रात को मैं वापस घर आया। पिताजी अब सामान्य लग रहे थे, शांत, आंखों में वही पुराना अपनापन था, लेकिन रूपा का चेहरा अब पहले से अलग था। वो मुझे घूर रही थी, बिल्कुल बिना पलकें झपकाए। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली। मैं कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटा तो खिड़की से देखा, कुत्ते फिर भौंक रहे थे, लेकिन इस बार रूपा रसोई में थी और वो लाल थैली उसके सामने रखी थी। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं, पर मन में कुछ और ही खुल रहा था। उस रात मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन जागता रहा। मन में सवाल घूमते रहे। वो लाल थैली क्या है? उसमें क्या रखा है? रूपा हर बात पर इतनी चुप क्यों रहती है? और ये कुत्ते हर रात भौंकते क्यों हैं हमारे घर के बाहर? सुबह नींद खुली तो घड़ी में 8 बज रहे थे। रूपा पास में नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया। आंगन में मां बैठी थी, आंखें बंद, और उनका सिर एक तरफ हल्का झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद में भी कुछ दिख रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, अम्मा, आप ठीक हैं? उन्होंने आंखें खोली। हाँ बेटा, ठीक हूं। पर उनकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले होती थी। तभी रसोई से रूपा निकली। हाथ में स्टील की बड़ी कटोरी थी। उसमें कुछ लाल सा तरल था। क्या बनाया है? मैंने पूछा। मटन, थोड़ा तीखा है, लेकिन स्वाद आएगा, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने नजर कटोरी से हटाकर उसकी आंखों की ओर डाली। अब उनकी चमक सामान्य नहीं रही थी। उनमें कोई ऐसा भाव था जो इंसानी नहीं लगता था। उस दिन दोपहर में जब रूपा किसी काम से खेत की ओर गई, मैंने मौका देखकर रसोई की अलमारी खंगालनी शुरू की। नीचे की दराज में वही लाल थैली रखी थी। मैंने जल्दी से बाहर निकाली और बंद कमरे में लाकर खोली। थैली के अंदर कुछ पुराने नींबू जिन पर काले धागे बंधे थे, एक छोटी मिट्टी की गुड़िया जिसका चेहरा किसी ने कोयले से काला किया हुआ था, और एक सफेद कपड़े में लिपटी चीज जिसे खोलते ही एक तेज सड़ी हुई गंध कमरे में फैल गई। मैंने कपड़ा हटाकर देखा, एक सूखा हुआ चमगादड़ का सिर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सब जल्दी से वापस रखा और थैली वहीं छोड़ दी। सिर्फ एक ही बात मन में घूम रही थी, ये कोई सामान्य चीजें नहीं हैं, ये तंत्र की चीजें हैं। रात को खाना खाने के बाद सब सो गए। मैं चुपचाप उठा और चप्पल पहने बिना ही बाहर निकल गया। मैंने खेत की तरफ एक पुरानी झोपड़ी में पंडित गिरिराज को बुला रखा था। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना। अब समय नहीं है बेटा, उन्होंने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर के ऊपर सिर्फ साया नहीं है, अब ये घर उस साय का अड्डा बन चुका है। हर दिन उस औरत का असर बढ़ रहा है, और तुझ पर इसलिए कम है क्योंकि तू बाहर रहता है, लेकिन तेरा परिवार अब उसके वश में है। और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो ये घर सिर्फ घर नहीं रहेगा। तो क्या करना होगा? मैंने पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब तांत्रिक बलेसरनाथ को ही बुलाना होगा, और उसकी भी मदद सिर्फ 3 दिन तक मिल सकती है। उसके बाद कोई नहीं बचा पाएगा। अगली सुबह तांत्रिक को बुलाया गया। इस बार वो अकेले नहीं था, साथ में 3 और लोग थे। हाथ में लोहे की छड़ें, एक काला झोला और एक नीम की लकड़ी। रूपा उस समय रसोई में थी। तांत्रिक ने सबसे पहले घर का द्वार देखा, वहां नीम के पत्ते बंधवाए, फिर पूजा शुरू की। घर के अंदर कोई वस्तु है जो इस शक्ति को बांधे हुए है, हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने उसी समय थैली की बात बताई।
तांत्रिक ने कहा, लाओ, अभी लाओ। मैं दौड़कर कमरे से लाल थैली लाया और उसे उनके सामने रखा। तांत्रिक ने जैसे ही थैली खोली, हवा एकदम गर्म हो गई। कमरे में एक भयानक बदबू भर गई। गुड़िया देखते ही तांत्रिक ने कहा, यह मांस मूर्ति है, ये उस आत्मा का प्रतीक है जो अब इस घर में रहती है। इसे नष्ट करना होगा, लेकिन तब वो सामने आएगी। रूपा अब भी बाहर थी। तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और मूर्ति को हवन में फेंकने का आदेश दिया। जैसे ही गुड़िया अग्नि में डाली गई, घर की दीवारें थरथराने लगी, छत से मिट्टी झड़ने लगी और तभी रूपा चीखती हुई घर में घुसी। कौन हैं ये लोग? क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में अब वो नरमी नहीं थी। आंखें एकदम लाल, चेहरा ऐसा जैसे खाल के नीचे कुछ रेंग रहा हो। तू नहीं बचा पाएगा किसी को भी नंदू। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आवाज एकदम मर्दाना हो गई। तांत्रिक ने एक लोहे की छड़ी से उसके पैरों के पास जमीन पर वार किया और मंत्र पढ़ा। रूपा जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, अब या तो इसे निकालो या खुद को खो दो। रूपा जमीन पर गिर चुकी थी। उसका शरीर थरथरा रहा था, जैसे कोई बिजली का करंट दौड़ रहा हो। तांत्रिक बलेसरनाथ ने हाथ में लोहे की छड़ ली और जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। वो उसे मंत्र रेखा कह रहा था। उस घेरे में कोई बुरी शक्ति नहीं घुस सकती थी। रूपा उसी घेर से बाहर पड़ी थी और जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता जा रहा था, उसका शरीर और जोरों से कांपने लगा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं। आंख की सफेदी गायब थी और पूरा डोला लाल हो गया था। तांत्रिक चिल्लाया, अब तू सामने आ जा, जो भी है, अब छुपने का वक्त गया। रूपा का मुंह खुला, पर आवाज किसी और की थी, गहरी, मर्दाना और गूंजती हुई। मैं अब जा नहीं सकती। ये मेरा घर है और ये मेरा परिवार। कौन है तू? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रूपा की गर्दन एक तरफ मुड़ी और बिना होंठ हिलाए बोली, तूने जब मुझे ट्रक में बिठाया था, उसी दिन से तेरा भाग्य लिख चुका था। मैं कोई लड़की नहीं थी नंदू। मैं तो उस जंगल की आत्मा थी जिसे लोग भटकती रूह कहते हैं। तूने मुझे जगह दी, घर दिया और अब मैं इस शरीर के जरिए सब कुछ ले चुकी हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और तुझे क्या चाहिए? तांत्रिक ने गरजते हुए पूछा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, खून और मेरा बच्चा। सुनते ही सब चौंक गए। तू प्रेग्नेंट है? मैंने पूछा। हाँ, मेरा बच्चा जो इंसान और प्रेत का मेल है, वो पैदा होगा तो इस घर को कभी नहीं छोड़ेगा। फिर ना मंत्र काम करेंगे ना तांत्रिक। तांत्रिक ने मंत्र तेज कर दिए। उसने अपने झोले से भस्म में लिपटा एक नींबू निकाला और उसे आग में डाल दिया। आग तेज लपटों में जलने लगी और रूपा चीखने लगी, तू मुझे नहीं जला सकता। तूने जो वादा किया था उसे नहीं तोड़ सकता। मेरे दिमाग में वही रात घूम गई जब उसने ट्रक में कहा था, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? और मैंने कहा था हां। अब समझ में आ रहा था वो वादा किस कीमत पर किया गया था। तांत्रिक ने कहा, अब इसका साया हटाना है, लेकिन एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? मैंने पूछा। तू ही चुनेगा, मां, बहन या खुद। इस प्रेतिनी ने तीनों पर असर डाला है, लेकिन उसकी पकड़ सबसे कम तेरे ऊपर है। अगर तू खुद अपने प्राणों की आहुति दे तो सब बच सकते हैं। मुझे लगा जैसे पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। मैंने मां को देखा, अब भी कोने में बैठी थी जैसे किसी नशे में। नविता कमजोर, पीली, बेहोश सी। और फिर देखा रूपा को, अब एक परछाई जैसी लग रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी नाक लंबी हो रही थी, दांत बाहर निकलने लगे थे और आंखों से काली लकीरें बह रही थीं। तांत्रिक बोला, या तो तू अपना खून देगा या ये घर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने बिना कुछ कहे अपनी बांह आगे कर दी। जो भी जरूरी हो कर डालो। तांत्रिक ने मेरी हथेली पर चाकू से हल्की सी चीरा दी और वो खून उसने एक छोटी कटोरी में इकट्ठा किया। फिर उसी खून से एक पिंड बनाया और मंत्र पढ़ते हुए उसे रूपा के सामने रखा। अगर इसमें जरा भी मानवता बची है तो इस खून की महक उसे वापस उसके रूप में खींचेगी और फिर उसे बांधा जा सकेगा। रूपा ने खून को देखा और जैसे उसके शरीर में कंपन और तेज हो गया। वो चीखी, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी मौत है। और फिर एक झटके से उसका शरीर हवा में उठ गया। हां, हवा में। और फिर गिर पड़ा बेहोश। उसका चेहरा अब शांत था। वो अब वहीं दिख रही थी जैसी पहली रात थी। तांत्रिक ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ,
ये सिर्फ पहले पड़ाव की जीत है। अब 13 दिन तक इसकी निगरानी करनी होगी, वरना ये फिर वापस लौट सकती है। मैंने उसे उठाकर कमरे में लिटाया। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें बंद थीं। मां अब सामान्य थी। नविता को भी होश आने लगा था। पिताजी मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप रूपा के पास बैठा रहा, बिना कुछ कहे, क्योंकि अब मुझे पता था कि यह सिर्फ एक चुड़ैल की कहानी नहीं थी, ये एक अधूरी कसम की सजा थी। उस दिन के बाद पूरा घर जैसे गहरे सन्नाटे में डूब गया। रूपा अब भी उसी कमरे में बेहोश पड़ी थी। सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थीं। तांत्रिक बलेसरनाथ हर दिन एक बार आता, मंत्र पढ़ता, कुछ राख घर के कोनों में छिड़कता और चला जाता। वो हर बार एक ही बात दोहराता, 13 रातें, अगर ये काट ली तो बच जाओगे, वरना कुछ भी हो सकता है। रात 1, सब कुछ सामान्य। रूपा बेहोश थी, लेकिन एक बार आधी रात को अचानक उसके होंठ हिले, कानों में कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। तूने वादा तोड़ा। मैंने झट से दीपक जलाया, लेकिन कमरा फिर शांत हो गया। रात 2 बजे नविता सो रही थी। अचानक चीख उठी, मां, कोई मुझे देख रहा है। हम सब दौड़े। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर लाल सिंदूर से कुछ लिखा था, 1 गई 2 बाकी हैं। रात 3 बजे मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है रिपोर्ट में, लेकिन दिल भारी लग रहा है। पंडित गिरिराज ने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक काले धुएं की रेखा देखी। ये फिर लौट रही है। रात 4, मैं रूपा के कमरे में गया। वो अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके बाल पहले से लंबे और उलझे हुए लग रहे थे। माथे पर पसीना और होंठों के कोनों से सूखा खून। मैंने हल्के से उसका हाथ छुआ। उसकी हथेली में 3 नाखूनों के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से ही नोचा हो। रात 5 बजे कुत्ते अब घर के सामने बैठना छोड़ चुके थे, लेकिन छत पर बिल्ली के पैरों के निशान रोज सुबह दिखने लगे थे। मैंने छत पर जाकर देखा, एक जगह राख में छोटा सा पैर का निशान था, इंसान का, मगर बहुत ही छोटा। रात 6, रात को नींद में मुझे सपना आया। मैं ट्रक चला रहा था और बगल में रूपा बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा सड़ चुका था। आंखें खोखली और मुंह से खून टपक रहा था। वो बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा, उसे कोई नहीं रोकेगा। रात 7, रूपा की आंखें पहली बार खुली, पर वो मुझे नहीं देख रही थी, सीधे छत को घूर रही थी। धीरे से बोली, अब वो आ रहा है, उसकी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? वो बोली, जिसे तुमने जाने नहीं दिया, अब वो मुझे लेने आएगा। रात 8 बजे पंडित गिरिराज ने बताया, गर्भ अब इस शरीर को पूरी तरह बांध चुका है। उस बच्चे के जन्म से पहले ही शक्ति चरम पर पहुंच रही है। तांत्रिक ने कहा, अब सिर्फ एक और क्रिया बची है। 11वीं रात को देह बंद करना होगा, नहीं तो वो बच्चे के जरिए घर में फिर से लौटेगी। रात 9 बजे रूपा ने पहली बार मुझसे आंखें मिलाई। क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो नंदू? मैं कुछ नहीं कह पाया। वो बोली, अगर करते हो तो मुझे छोड़ दो, ये शरीर अब मेरा नहीं रहा। रात 10 बजे कमरे की दीवार पर दरारें पड़ने लगी। हर दरवाजा खुद ब खुद रात को खुलने लगा। तांत्रिक ने बताया, अब घर में दरवाजे नहीं, रास्ते बने हैं, जहां से कोई भी अंदर आ सकता है। रात 11, देह बंद की रात। तांत्रिक ने रूपा को चारों तरफ नीम की रस्सियों से बांधा। उसके चारों ओर 7 दीपक जलाए गए। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक बिजली चली गई। एक तेज चीख गूंजी, तू मेरे बच्चे को छीन नहीं सकता। रूपा का शरीर फड़कने लगा। उसके पेट पर एक उभार दिखने लगा, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। तांत्रिक ने हवन में भस्म फेंकी। धुएं से कमरे में आग सी फैल गई। रूपा बेहोश हो गई और पेट का उभार गायब। रात 12, सन्नाटा। पर तांत्रिक बोला, अभी मत समझो कि सब ठीक है, आखिरी रात बाकी है और अक्सर वही सबसे खतरनाक होती है। रात 13, घड़ी में रात के 11:45 थे। पूरा घर शांत था। रूपा अब सामान्य लग रही थी। चेहरे पर पहले जैसा रंग लौट आया था। मैं कमरे में बैठा था, तभी दरवाजा खुला, लेकिन हवा से नहीं, खुद ब खुद। सामने कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ साफ किसी की सांसें महसूस हो रही थीं। धीरे से एक आवाज आई, समय पूरा हुआ, अब मेरा हिसाब बाकी है। मैंने झपट कर दीपक उठाया और चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आ। और तभी रूपा की आंखें फिर लाल हो गईं। रूपा की आंखें लाल हो चुकी थीं, एकदम वैसी ही जैसी उस रात खेत में हुई थी, जब तांत्रिक ने पहली बार उसका सामना किया था।
लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मायूसी और तड़प थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तेरा वादा था, तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे हाथ से दीपक गिर गया। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ रूपा की आंखों की लाल चमक हल्के अंधेरे में दिखाई दे रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, रूपा, अगर तू वही है जिसे मैंने ट्रक में बिठाया था तो बता, ये सब क्यों? उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया था, लेकिन मैं इंसान नहीं थी, मैं अधूरी थी और मुझे लगता था तू मुझे पूरा कर देगा। और अब? मैंने पूछा। अब मेरा बच्चा अधूरा है। तुझसे मिला तो था, मगर उसे दुनिया ने अस्वीकार कर दिया। अब मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं होता। मैंने कमरे से निकलकर तांत्रिक को आवाज लगाई। बलेसरनाथ दौड़ते हुए अंदर आया। उसने तुरंत झोले से एक पतली लकड़ी निकाली जो नीम और पीपल की मिलीजुली जड़ से बनी थी। उसने कमरे के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए घेरा खींचा और कहा, अब ये आखिरी समय है। अब ये आत्मा दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा प्यार का है, एक बदले का। अगर तू उससे भावनाओं से बात करेगा, शायद वो खुद छोड़ दे, और अगर नहीं मानी तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने हिम्मत जुटाई और रूपा के पास बैठ गया। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन वो शांत थी। मैंने कहा, रूपा, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे वादे निभाऊं, तो पहले तू मेरा परिवार छोड़ दे। उन्हें ना दुख दे, ना डर। वो बोली, वो मेरा नहीं है, पर तू मेरा है। तो चल, मेरे साथ चल, कहीं दूर, जहां ना ये घर होगा, ना ये शरीर। नहीं, उसने धीरे से कहा, अब मैं बंध चुकी हूं। मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं। अब ये सिर्फ एक रास्ता है जिससे वो आएगा, मेरा बच्चा। तांत्रिक ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। अब वक्त आ गया है। उसने 3 लोहे की कीलें निकाली, एक सिर के पास, एक दिल के पास और एक नाभि के पास। अगर ये तीनों बिंदु बंद हो जाएं, तो आत्मा का संपर्क शरीर से टूट जाएगा। पर उस वक्त रूपा चिल्लाई, नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी नहीं जाऊंगी और इस घर को जला दूंगी। कमरे के कोनों से धुआं उठने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। दरवाजे खुलने बंद होने लगे खुद ब खुद। मां और नविता दौड़कर कमरे में आ गईं। बेटा, क्या हो रहा है? भाभी को क्या हो गया? तांत्रिक ने कहा। सबको बाहर ले जाओ। मैंने मां और नविता को बाहर भेजा। अब कमरे में सिर्फ मैं, तांत्रिक और रूपा थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए पहली कील सिर के पास ठोंक दी। रूपा चीखी। उसका शरीर कांपने लगा। फिर दूसरी कील दिल के पास, एक तेज चीख और खून की धार। अब तीसरी कील। लेकिन जैसे ही तांत्रिक उसे नाभि के पास ठोकने जा रहा था, रूपा की आंखें खुल गईं और वो हवा में उठ गई। रुको, मत करो, मैं चीखा। अगर उसमें कुछ भी रूपा बची है तो मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं। तांत्रिक बोला, यह आखिरी फैसला है नंदू, सोच ले। अगर तू रुका और वो असल रूप में लौटी तो फिर सब खत्म। मैंने अपनी हथेली से आखिरी कील नीचे गिरा दी। कमरा शांत हो गया। रूपा हवा से नीचे उतरी और फर्श पर बैठ गई। आंखें अब इंसानी लग रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा। अगर तूने आज मेरा साथ दिया तो मैं तेरे घर वालों को नहीं छूऊंगी, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को इस शरीर से मुक्ति चाहिए। मैंने कहा, मुक्ति कैसे? मुझे जलाना होगा शरीर सहित, तभी मेरा अंश इस धरती से हटेगा। मैं चुप रहा। तांत्रिक ने सहमति दी। हाँ, यह आत्मा खुद कह रही है तो यह सही मार्ग होगा। इसे चिता दी जाए मंत्रोच्चार के साथ, ताकि आत्मा अगले जन्म में बिना भार के जा सके। आधी रात को घर के पिछवाड़े एक चिता तैयार की गई। मैंने खुद रूपा को गोदी में उठाया। वो अब हल्की थी, बेहोश थी, पर शांत। चिता पर रखकर मैंने आखिरी बार उसकी आंखों को देखा। वो खुल गई। एक हल्की सी मुस्कान आई। अब तू मुझे सच में छोड़ रहा है। शुक्रिया नंदू। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। चिता जलने लगी। रूपा राख बन गई। रूपा की चिता जल चुकी थी। चारों ओर धुआं और राख की गंध फैली हुई थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मन के अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ छिन गया हो या जैसे कोई बोझ उतरने की जगह और गहराई में धंस गया हो। तांत्रिक बलेसरनाथ ने अंतिम मंत्र पूरा किया और मेरे पास आकर कहा, अब उसका शरीर इस धरती पर नहीं है
और आत्मा को मुक्त किया जा चुका है। लेकिन मैंने उसकी ओर देखा। लेकिन क्या? उसका बच्चा, तांत्रिक धीमे से बोला। वो अब भी इस दुनिया में है, अधूरा लेकिन मौजूद। मैं चौंक गया। पर वो तो पैदा नहीं हुआ था? बालेसरनाथ बोला। नहीं, पर प्रेतों की संतानें जन्म नहीं लेती जैसे इंसानों की होती हैं। वो ऊर्जा के रूप में होती हैं, और जब शरीर जलता है वो अलग हो जाती है, भटक जाती है। तो अब वो कहाँ है अभी नहीं कह सकता, लेकिन वो आस पास ही है, और जब तक उसका अंश नष्ट नहीं होता ये अध्याय पूरा नहीं होगा। घर लौटते समय मेरी चाल भारी थी। मैं थक गया था, शरीर से नहीं मन से। घर की चौखट पर पांव रखते ही मुझे एक अजीब ठंडक सी महसूस हुई, जैसे दरवाजे के भीतर कुछ इंतजार कर रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। माँ तुलसी में पानी डाल रही थी, नबिता खिड़की पर बैठी थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। सालों बाद ऐसा लगा कि घर में जिंदगी वापस लौट रही है। 3 दिन बीत गए। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया, पर हर बार जब मैं खाली ट्रक लेकर किसी फैक्ट्री की ओर निकलता या किसी हाईवे पर अकेले रात के वक्त होता, तो मुझे कहीं ना कहीं रूपा की आवाज सुनाई देती, धीमी, फुसफुसाहट जैसी। नंदू। मैं पीछे मुड़कर देखता, कोई नहीं होता। मैंने खुद से कहना शुरू कर दिया था, सब खत्म हो गया है, अब सब ठीक है। पर दिल कहता था, नहीं, कुछ बाकी है। एक रात मैं ट्रक लेकर बिलासपुर के पास एक फैक्ट्री जा रहा था। रात के 2 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा, सड़क खाली। तभी ट्रक के सामने एक आकृति दिखी, लाल कपड़े में लिपटा एक छोटा बच्चा। मैंने तेजी से ब्रेक मारा। धक! ट्रक रुक गया। मैं घबरा गया, उतरा और देखा, कोई नहीं था। बस सड़क के किनारे एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, लाल कपड़े में बंधा हुआ। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया। वो वही गुड़िया थी जो कभी लाल थैली में थी, पर इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। शिशु जैसा चेहरा और आंखें खून जैसी लाल। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और ट्रक में बैठने ही जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा? मैं मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन सड़क के दूसरी ओर एक परछाई खड़ी थी, छोटे कद की, बच्चे जैसी। घर लौटने के बाद मैंने ब्लेसरनाथ को बुलाया। उसने आते ही कहा, जिसे तूने छोड़ा था वो अब लौट आया है। क्या किया जा सकता है? मैंने पूछा। अब कुछ नहीं, अब तुझे उस आत्मा को स्वीकार करना होगा या खत्म करना होगा। अगर तू उसे स्वीकार करता है तो वो तुझ में समा जाएगा, तू जीवन भर उसके असर में रहेगा। अगर तू उसे नष्ट करना चाहता है तो वो लड़ेगा, और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे लड़ना है, सब कुछ खो दिया मैंने, अब और नहीं। बलेसरनाथ बोला, तो फिर तैयार हो जा। अगली अमावस्या की रात तुझे खुद उसका सामना करना होगा, अकेले, जंगल में, जहां तूने पहली बार उसे उठाया था। मैं तैयार था, पर एक बात मन में बार बार उठ रही थी, क्या मैंने उसे छोड़ा था या उसने खुद को मुझे सौंपा था? अमावस्या की रात नजदीक थी। हर बीतता दिन मेरे लिए और भारी होता जा रहा था। मैं ट्रक चला रहा होता तो लगता जैसे कोई पीछे बैठा है। आंखें बंद करता तो कोई बच्चा बाबा कहकर पुकारता। खाना खाता तो लगता जैसे मेरे सामने कोई और भी थाली लगाए बैठा है, जिसे कोई नहीं देख पा रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मां से, ना नविता से, ना पिताजी से, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई थी उस आत्मा से जो मेरी वजह से इस दुनिया में आई थी। ब्लेसरनाथ ने सब तैयारी कर दी थी। अमावस्या की रात जंगल में जाना होगा, उसने कहा। वहीं जहां तूने पहली बार उसे ट्रक में बिठाया था, वहीं से शुरुआत हुई थी और वहीं से अंत होगा। मैंने पूछा, क्या करना होगा? वो तुझसे सवाल करेगा, तुझे भरमाएगा, तेरे भीतर उतरने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तू डगमगाया तो वो तुझ में समा जाएगा और फिर कभी नहीं जाएगा। उसका नाम लो, उसकी आंखों में देखो और 3 बार कहो, मैं तेरा पिता नहीं हूं। अगर उसने तुझे मान लिया तो चला जाएगा, अगर नहीं तो तेरी आत्मा उसकी हो जाएगी और शरीर बचेगा एक खोखला खोल बनकर। अमावस्या की रात आई। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल, तेज हवा और पेड़ों की सरसराहट। मैं अकेला जंगल की उस जगह पहुंचा जहां पहली बार मैंने रूपा को ट्रक में बिठाया था। सड़क के किनारे वहीं टूटा फूटा बोर्ड था, मुलाही जंगल 2 किलोमीटर। मैं ट्रक से उतरा, हाथ में सिर्फ एक दिया और गले में ब्लेसरनाथ की दी हुई राख की माला।
जंगल में पैर रखते ही लगा जैसे जमीन कुछ कह रही हो, कोई पुराना अधूरा वादा गूंज रहा हो। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा, हर ओर अंधेरा, पर मेरे कानों में धीरे धीरे एक आवाज आने लगी, बाबा बाबा, मुझे छोड़ क्यों दिया। मैं रुका नहीं, मैंने माला को कसकर पकड़ा। आवाज तेज हो रही थी, मुझे मां की आग में क्यों जलाया। मैंने तो कुछ नहीं किया था, मुझे जीने का हक नहीं था क्या। मैं ठिठक गया। एक पेड़ के नीचे धुंधली सी परछाई दिखी, छोटा कद, लाल कपड़े में लिपटा हुआ और आंखें वही रूपा जैसी, लाल और गहरी। मैंने सांस ली। तू कौन है? आवाज आई। मैं वो हूं जो तुझसे पैदा हुआ, मैं वो हूं जिसे तूने ना कभी अपनाया ना कभी छोड़ा, बस अधूरा छोड़ दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तेरा पिता नहीं हूं। वो चुप। मैं तेरा पिता नहीं हूं, मैंने फिर कहा। आसपास की हवा और ठंडी हो गई। तीसरी बार मैंने जोर से कहा, मैं तेरा पिता नहीं हूं। वो परछाई कांपी, उसके बदन से धुआं उठने लगा। झूठ, उसने चीखा। तू ही था जिसने मुझे बुलाया, तू ही था जिसने मेरा नाम लिया, मुझे दुनिया में भेजा। अब मुझे मत छोड़। मैंने आंखें बंद की और बलेसरनाथ का दिया हुआ मंत्र दोहराने लगा। ऊं अग्निस्वरूपाय आत्मबंधनाय नमः। बार बार ऊं अग्निस्वरूपाय आत्मबंधनाय नमः। परछाई चीखने लगी, तू मुझे नहीं जला सकता, तू वादा तोड़ चुका है। मैंने जमीन पर एक छोटा घेरा बनाया, राख से, मिट्टी से और दिए की लौ से। अगर तू मेरी आत्मा में समा गया तो मेरी आत्मा बर्बाद होगी। अगर तू स्वतंत्र है तो अब जा। तेरे लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं बची। धीरे धीरे उस परछाई की आवाज धीमी होने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे, दिया बुझ गया। एक जोर की चीख गूंजी, नंदू! और फिर शांति, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, हाथ थरथराते हुए और मन पूरी तरह खाली। धीरे धीरे लगा जैसे कुछ भारी चीज उतर गई हो, जैसे सचमुच सब खत्म हो गया हो। मैं घर लौटा। बलेसरनाथ बाहर इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, तेरी परीक्षा पूरी हुई, अब तू आजाद है। अब ये घर, ये परिवार और तू खुद एक नई शुरुआत कर सकते हो। तांत्रिक बलेसरनाथ की बातों में एक अजीब सी तसल्ली थी। अब तू आजाद है नंदू, वो आत्मा, वो साया, सब कुछ खत्म हो गया, उसने कहा और चला गया। मैं बस बैठा रहा अपने आंगन में, नीम के पेड़ की छांव में। काफी देर बाद मां चाय लेकर आई। पी बेटा, थक गया होगा। अब सब ठीक है ना? मैंने सिर हिला दिया। हाँ, अब सब ठीक था। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ सामान्य हो गया। पिताजी फिर से चबूतरे पर बैठने लगे थे। मां तुलसी में पानी डालते हुए भजन गुनगुनाती थी। नविता की तबीयत भी अब पहले जैसी हो गई थी, चेहरे पर रंग लौट आया था। और मैं फिर से ट्रक लेकर दूर दूर माल ले जाने लगा। रास्ते वहीं थे, लेकिन अब मन हल्का था। डर अब पीछे छूट गया था। एक दिन मैं रायपुर की ओर जा रहा था। रात के करीब 11 बजे का समय था। हाईवे खाली पड़ा था। रेडियो पर कोई पुराना गाना चल रहा था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, वही जंगल, वही रास्ता जहां पहली बार रूपा को उठाया था। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया, ना जाने क्यों दिल किया ट्रक से उतरकर उस जगह को एक बार फिर देख लूं जहां सब शुरू हुआ था। मैं ट्रक साइड में खड़ा कर बाहर निकला। सड़क बिल्कुल खाली थी, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। मैं धीरे धीरे उस गड्ढे के पास गया जहां उस रात वो लाल साड़ी में खड़ी थी। अब वहां बस सूखे पत्ते थे। जमीन पर एक टूटा हुआ पुराना झंडा पड़ा था। मैंने झुककर उसे हटाया। नीचे से एक छोटी सी लाल चुन्नी निकल आई, मिट्टी में सनी हुई, किनारे जली हुई। मैंने बस उसे देखा और चुपचाप वापस रख दिया। ट्रक में लौटते वक्त मैंने एक आखिरी बार सड़क की ओर देखा और अचानक कुछ दिखा। सड़क के दूसरे किनारे पर एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, लाल साड़ी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। वो मुस्कुराई और धीरे से हाथ हिलाया, जैसे अलविदा कह रही हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस ट्रक में बैठा, गियर लगाया और आगे बढ़ गया। अब मैं हर बार जब हाईवे पर जाता हूं तो रास्ते में कहीं ना कहीं एक परछाई जरूर दिखती है। कभी वो मुस्कुराती है, कभी बस चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन अब डर नहीं लगता। अब लगता है
जैसे वो सिर्फ देख रही है कि मैं ठीक हूं या नहीं। शायद कुछ साए हमें डराने नहीं बल्कि हमेशा के लिए बदलने आते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। राजा अहसन छिबाजाद भाई जम्मू से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, विनोद गुरंग भाई दुबई से, अब्बास ड्राइवर भाई मुंबई से, राजू राजथाने भाई इंडिया से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, करीम भाई नोएडा से, सुमब बोहरा भाई नेपाल से, राणुगिरी दुबई से, ओम प्रकाश राणा भाई छत्तीसगढ़ से, चिंगटेन भाई नागालैंड से, महेंद्र लोहार भाई अहमदाबाद से, राशिद खान भाई फैजाबाद से, योगेश प्रकाश भाई मुंबई से, ममता प्याकुरेल नेपाल से, उमा विश्वास भाई हरमुटी से, लोचाराम भाई पुणे से, रेखा यादव उदयपुर राजस्थान से, मोदी भाई रावलपिंडी से, बिक्रम बोरो भाई असम से, आमिर खान भाई लखनऊ से, जावेद खान भाई झारखंड से, सन्नी कुमार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, दीपक भाई सहरसा से, संजू सिंह भाई हिमाचल प्रदेश रामपुर से, इरफान उर्फ मुन्ना भाई सऊदी अरब से, मुकेश भाई राउरकेला से, भाई मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, गुरजीत संधू भाई फिरोजबाद पंजाब से, दिलीप बिस्वास भाई चंदबारी से, ददुल भाई असम से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, मानसी हिंगोली महाराष्ट्र से, मनोज भाई नेपाल झापा से, अदीबा खातून भाई जयपुर से, भूपेन भाई असम से, गोपीनाथ महंत भाई ओडिशा से, दानिश भाई औरंगाबाद बिहार से, कासिम भाई सऊदी से, योटन भाई तवांग से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, शर्मा पंडित सुधीर शुक्ला भाई सूरत से, यश पंडित भाई सूरत से, वसीम अहमद भाई महाराष्ट्र नागपुर से, जैकी नर्जरी भाई कोकराझार से, कृष्णा भाई आगरा जसवंत नगर से, मोहम्मद सफीक भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, सालिता चौहान मऊ उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद रिजवान भाई तेलंगाना हैदराबाद से, मंसूर भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई ओडिशा से, सुरेश भाई साउथ से, किशन भाई मुजफ्फरपुर से, राहुल कुमार भाई गाजीपुर से, मोहम्मद सफीक भाई इंडिया से, कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, कुतुबुद्दीन भाई इंडिया से, संजू सिंह भाई हिमाचल प्रदेश रामपुर से, राजा अहसन चिब आजाद भाई जम्मू से, संदीप महाजन भाई इंडिया से, मदन भाई नेपाल से, आजाद भाई चित्रपुर झारखंड से, रौनक वर्मा भाई झारखंड धनबाद से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से, हरि केशव सबकोटा भाई नेपाल से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, गौरी गोगोई भाई असम से, जौहरी भाई इंडिया से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ब्रैंडम मार्क भाई मेघालय से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से, दीपक कुमार भाई नैनीताल से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, शिवकरण भाई सुल्तानपुर से, काजल दिल्ली से, मोगा भाई पंजाब से, विजय ढोदे भाई विदर्भास से, आकाश वर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, रब्बी यादव भाई नेपाल से, असफाक भाई नेपाल बिरगंज से, विजय कुमार भाई पुणे महाराष्ट्र से, मीना रोपर पंजाब से, बंटी सागर भाई दिल्ली से, आरिफ भाई असम से, उमैस खान भाई पाकिस्तान से, विशाल चंद भाई बैंकॉक से, गोविंद यादव भाई इटावा से, दीपा थापा भाई देहरादून से, फैजल भाई लखनऊ से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।